हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए सीटीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में 2011, 2012 और 2013 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 16 फेब 2014 को जो पेपर हुआ था, आज का जो पेपर है वो 16 फेब 2014 का पेपर होने वाला है। सीडीपी का पेपर 1 है और ये जो क्लास है वो आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो सीडीपी होती है वो दोनों में कॉमन आती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, अगर आप लोगों को ये लेना है पीडीएफ, तो फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाती है। और इससे पहले भी मैंने 7 से 8 क्लासेस भी डिस्कस करी है, जिसके मैंने लिंक जो है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है के मा शिबो यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रतिभाशाली शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। यानी कि सीबीएसई के अनुसार बच्चे का जो समाजीकरण है वो किस तरीके से करेंगे। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें और तथा सीखे गए किस प्रकार अच्छे श्रेणियां का मतलब है स्कोर गुड स्कोर को और ग्रेड्स को वो प्राप्त करे। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अच्छी श्रेणियां और अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें ताकि सामाजिक कौशल सीख सके। ये यहाँ पर ये ऑप्शन हम लोगों को बेस्ट लग रहा है कि सक्रिय भागीदारी है, कि बच्चा जो है वो सक्रिय भागीदारी को निभाए। तो यहाँ पर सेकंड ठीक लग रहा है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो। भाई बच्चे से ये बोला जाए कि आप कोई प्रश्न मत करिए, बस जो भी समाज के नियम है उनको फॉलो करते रहिए, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह स्वीकार करे कि उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि किसी भी तरीके के समाज में वो रह रहे हैं तब उनको वो स्वीकार करे और उन्हें विद्यालय जो है वो फैसिलिटीज उपलब्ध करवाए। भाई हमारे लिए तो बात क्वेश्चन में हो रही है समाजीकरण की, कि समाजीकरण को किस तरीके से उपेक्षा कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए समाजीकरण का बेस्ट सोर्स यही होता है कि समाज में सक्रिय भागीदारी निभाए और सामाजिक कौशल को सीख ले। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। सेकंड नंबर हमारे पास में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वैगोस्की के अनुसार हम लोगों से पूछा है, तो वैगोस्की के अनुसार सबसे पहला आता है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा आता है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा आता है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा आता है अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम। देखिए बात हो रही है वैगोस्की की और वैगोस्की बात कर रहे हैं समाज की। तो आप लोग देख लीजिए समाज में बच्चे जो है वो आपस में रहकर सीखते हैं, यानी पारस्परिक शिक्षण करते हैं। तो सेकंड का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी क्लासरूम से कहती है कि किसी भी प्रकार का असाइनमेंट का आप लोगों को बनाना है और प्रत्येक विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाएगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखेगा। सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना काम करेंगे। यानी एक टीचर है वो क्लासरूम में बोलती है कि आप लोगों को अपना अपना असाइनमेंट बनाना है और सभी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे और कोई किसी की हेल्प नहीं लेगा। कोहलबर्ग के कौन सी नैतिक विकास की और ये जो है वो हेल्प जो है वो हम लोगों को संकेत दे रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या आप लोग ऑप्शंस को अगर देखें तो यहाँ पर टीचर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो प्रतिभाशाली ढंग से सीखना है और अपना काम खुद से करना है, आप लोगों को किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है। जब हेल्प नहीं लेनी है तो समाज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे जो है वो आपस में नहीं करेंगे। दंड की बात ही नहीं करी है, टीचर ने ऐसा नहीं बोला है कि अगर आप लोग हेल्प लेते हैं तो हम आपको दंड देंगे। व्यक्तिगतता और विनियमता, विनियमन का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक्सचेंज करे, खुद सीख रहा है और अपने साथी की भी मदद करे और साथी से भी ये उम्मीद रखता है कि वो भी उसकी हेल्प करे। लेकिन टीचर ने तो मना कर दिया है कि अपना काम खुद से करना है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा कानून और व्यवस्था। यानी कि टीचर ने बोल दिया है कि आपको अपना काम करना है, कानून मैंने रूल बना दिया है कि आप किसी से हेल्प नहीं लेंगे और जो मैंने बोला है उसके रूल का आप लोगों को फॉलो करना है। तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। 14 वर्ष की देवी का अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करती है, तो वह क्या विकसित कर रही है? यानी कि 14 साल की बच्ची है एक देवी का नाम की, वह अपने आप से ही खुद को रेगुलेट करने की भावना को विकसित करती है। वो कोशिश कर रही है कि वो खुद को रेगुलेट कर पाए और खुद की जो फीलिंग्स है उसको समझ पाए। तो वो क्या कर रही है? क्या वो नियमों के प्रति घृणा कर रही है? भाई घृणा की तो कोई बात नहीं हुई है। स्वायत्तता कर रही है, किशोरावस्था, अक्कड़पन नहीं दिखा रही है, बल्कि वो तो कोशिश कर रही है कि वो कुछ अच्छा करे, प्रयास कर रही है कुछ अच्छा करने का। तो घृणा भी नहीं है, अक्कड़पन भी नहीं है। परिपक्वता, भाई परिपक्वता तो आई है, लेकिन बच्ची क्या कर रही है? बच्ची खुद को सेल्फ रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, यानी स्वायत्ता कर रही है। ऑटो सिस्टम, अपने आप में ही सिस्टम को है जो वो लागू कर रही है कि मैं मेरा काम स्वयं करूंगी। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? जॉन डीवी के अनुसार पूछा है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए। भाई कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है। भाई ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए, ये नहीं होगा क्योंकि जॉन डीवी ने इसकी बात नहीं कही है। जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है, इसका आकर्षण संवर्धन करना चाहिए। भाई जिज्ञासा होती नहीं है बल्कि इसको बनाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं? बच्चे में तो जिज्ञासा होती है। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। भाई बच्चे को क्लासरूम में सुनना भी है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो हमारा सेकंड विल बी राइट आंसर। तो आप लोग अपने आंसर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को वो आंसर नहीं पता है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, यानी बोलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चला घात तो नहीं होगा, अप्रेक्सिया, पठन वैकल्प नहीं होगा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाषा अवबोधन है, यानी कि भाषा बोलने में दिक्कत हो रही है तो वाक संबंधी रोग भी हो सकता है और भाषाघात। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी इंग्लिश टर्म देखें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अफेजिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिक्स्थ का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन को मैंने एक दो क्वेश्चन को आगे भी मैंने हाईलाइट की है। हाईलाइट इसीलिए की है क्योंकि ये जो अगर आप लोग देखेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत के रिगार्डिंग है, हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, और उनमें से ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए मैंने इनको कुछ हाईलाइट करके रखे। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, वो बतानी है। यह शोध आधारित नहीं है, बल्कि संबंधित नहीं है। भाई ये शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रगतियों की मांग करती है, तो बात बिल्कुल ठीक है। शोध आधारित नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण पूछा है बहुबुद्धि सिद्धांत का, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। आप लोग सिर्फ ये नहीं देखिएगा कि यहाँ पर संबंधित नहीं है तो आप लोग पहला ही लगा देंगे। यहाँ बोला आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा है, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी द्वारा प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं में तो यही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बोलता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसी रखता है। बोल रहे हैं ना थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो हर बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसी होती है। बल्कि यहाँ पर बोला है कि बच्चा एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सेवंथ का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। एट्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्यों? भाई बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं मानेंगे, क्यों? विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न त्रुटियों का मापन संभव नहीं है। विभिन्न परीक्षणों का जब अभाव होता है तो डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, यह सभी 7 बुद्धियों के मापन का महत्व नहीं देता। भाई ये तो बात गलत हो जाती है कि वैद्य नहीं है। भाई ये बात तो वैद्य है कि भाई सभी की सभी 7 बुद्धियों का मापन तो हम नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं हो जाएगा। यह केवल अब्राहम मैस्लो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत में बात हो रही है हार्वर्ड गार्डनर की। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन का सुसंगत नहीं है। भाई जी की बात नहीं हो रही है, हम लोगों को पूछा है कौन सी बात वैद्य नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए विल बी राइट आंसर होगा कि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं होता है, यानी सभी तरीके की बुद्धियों का मापन करे तो ऐसा संभव नहीं है।
तो कौन सी बात ठीक नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे ए जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर भी नहीं पूछा है और यहाँ पर भी नहीं वाला ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद यानी भिन्न भिन्न जो होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखने वाले बच्चे होते हैं। तो वो कक्षा में ऐसे विद्यार्थी जो व्यक्तिगत विभिन्नता रखते हैं लाभकारी नहीं होते हैं, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। भाई लाभकारी नहीं है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हानिकारक होते हैं क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, ऐसा भी नहीं है। अनुपयुक्त होते हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे उपयुक्त ही नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे जो व्यक्तिगत विभिन्नता रखते हैं वे लाभकारी होते हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो 9th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि यानी विद्यालय आधारित आकलन यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट को शुरू किया गया था, क्यों? पहला ऑप्शन है राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड्स को शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित कर सके। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित करना। भाई टीचर्स को अभिप्रेरित हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता है, टीचर व्याख्या दे रहा है ये मैटर नहीं करता, बल्कि बच्चा अगर कुछ बोल रहा है या बच्चा अगर मोटिवेटेड है तो वो मैटर करता है। तो ये तो नहीं होगा। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने में अभिप्रेरित हो। क्या बोल रहे हैं कि विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में, यानी कि एक स्कूल है वो किसी दूसरे स्कूल को कंपेयर करे और प्रतियोगिता में यानी कंपटीशन में खुद का प्रदर्शन बेस्ट हो, इसके लिए वो मोटिवेटेड रहे। तो ऐसा तो नहीं बोला है कि जो है वो हम लोगों को स्कूल बेस्ड कंपटीशन यानी अलग अलग स्कूल्स का कंपटीशन कराना है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कि विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट यही चाहता है कि सभी जो विद्यार्थी होते हैं उनका संपूर्ण विकास हो और उस चीज को फिक्स्ड किया जा सके, आज भी हो और आगे भी होता रहे। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, नहीं पूछा है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, ये बात तो ठीक है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर पूछा है। 3 ऑप्शन आप लोगों को एक जैसे दिखेंगे, एक ऑप्शन गलत मतलब अलग दिखेगा, तो अन्य विकल्पों की जांच करनी है। तो कौन सा, 3 तो सेम होंगे और एक ऑप्शन गलत अलग होगा, अलग को चूज करना है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोग पहला ऑप्शन देखते हैं तो प्रश्नोत्तर सत्र को बना रहे हैं, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, अब क्विज करा रहे हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है, बच्चे एक्टिव है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्व आकलन कौशल को प्रतिमानित करना, यानी स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट की स्किल को बच्चे के अंदर पैदा करना। बल्कि यहाँ पर तो क्विज की एंड क्वेश्चंस की बात हो रही है। बच्चा विषय पर प्रतिक्रिया करेगा, बच्चा क्वेश्चन का आंसर देगा और बच्चा यहाँ पर भी क्विज करेगा। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर की बात हो रही है, बल्कि 4th में स्व आकलन की बात हो रही है, असेसमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने मूल्यांकन गणित विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? भाई बच्चे को वर्गीकृत करना उसके लेवल के बेसिस पर, ये तो गलत है। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण यानी टर्निंग पॉइंट कौन सा था? तो ये क्या एक अच्छी बात है कि पिछली बार दूरदर्शन पर क्या दिखाया था, तो आप बताइए कि सबसे टर्निंग पॉइंट कौन सा था। क्या ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्या? नहीं। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई पाक विधि बतानी है, यानी जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन को किस तरीके से पका सकते हैं उसकी कोई विधि बताइए। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। 4th बोला है निर्धारित करना है कि दिए गए मापक विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 12th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है? बेस्ट विधि चूज करनी है जो आपकी इस उपेक्षा को पूरा कर सके और वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। आप उसकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सेकंड है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें।
तीसरा ऑप्शन है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्राय तुलना करें। भाई एक बच्चे को दूसरे बच्चे से तुलना करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। इस बात पर बल दें कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। भाई आप ये इस बात पे फोकस करें कि आप बच्चे से अच्छा जो है वो चाहते हैं कि तू अच्छा कर अच्छा कर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। बल्कि हम उनकी सफलता हेतु क्षमता पर उनकी जो कैपेबिलिटी है, बच्चे के काम करने की जो कैपेबिलिटी है उस पर हम विश्वास रखेंगे और हम उनके प्रति विश्वास को शो करेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं और आप करिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। पहला आता है ऑटिज्म। कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। पहला आता है ऑटिज्म। भाई ऑटिज्म तो विकार है, विकासात्मक विकार का पहला तो विकार होता है, तो ये तो नहीं होगा। हम लोगों से नहीं पूछा है कौन सा विकार का उदाहरण नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास में मस्तिष्क घात यानी कि सेरेब्रल पाल्सी ये भी है, पर अभिघात तनाव पोस्ट टेरायूटेमिक स्ट्रेस ये नहीं होता है यहाँ पर, ये कोई विकार नहीं होता है, बल्कि अटेंशन डेफिकेट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये विकार होता है। यहाँ पर हमारा 14 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता और सामग्री का स्वरूपण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन या पारस्परिक शिक्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन जो है वो कमेंट करके बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।